इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस की कुछ खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। खबर क्या है में तो जो खबर क्या है कि जो पहली खबर आज की है वो बड़ी ज़बरदस्त खबर है। आज के अपने इस वीडियो में हम सबसे पहले चीन का एक नया प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडा को बर्स्ट करने वाले हैं और ये प्रोपेगेंडा उसने भारत के खिलाफ चलाया है। तो एक कहावत है हमारे यहाँ, वो आप सब जानते ही होंगे कहावत को, कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इसको थोड़ा सा मैंने बदल दिया है और जो चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बात हो रही है तो उसके लिए कह रहा हूँ मैं कि खिसियानी चीनी प्रोपेगेंडा फैलाए। तो इस प्रोपेगेंडा को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो चीन का सरकारी भोंपू है ग्लोबल टाइम्स, उसमें क्या खबर छपी है। यह खबर सिक्किम के उस चुंगथांग बांध के बारे में है जो 4 अक्टूबर को ध्वस्त हो गया। गौर कीजिएगा दोस्तों, बांध 4 अक्टूबर को टूटा, लेकिन चीन के इस सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह खबर 7 नवंबर को छापी है और इसे भूटान से कनेक्ट किया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, भूटान शब्द पर गौर कीजिए। चीन इस खबर के जरिए यह बताना चाह रहा है कि भारत की जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लायक नहीं है, इसीलिए भूटान में उन कंपनीज के द्वारा बनाए जा रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी खतरे में हैं। अब ग्लोबल टाइम्स ने यह खबर क्यों छापी, यह आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि भूटान के जो राजा हैं वो अपने डेलीगेशन के साथ भारत में हैं और दोनों देशों के बीच कई सारी डील्स जो हैं वो साइन हो रही हैं, कई सारी डील्स साइन होने वाली हैं। तो चीन की हर कोशिश है कि भाई इस तरह के प्रोपेगेंडा के जरिए भूटान को भारत के अगेंस्ट किया जा सके, मतलब उसके विरोध में खड़ा किया जा सके, ताकि अपने पंजे वहां पर गड़ा दिए जाएं और भारत का नाम खराब किया जाए। वैसे चीन का ये प्रोपेगेंडा गेम कोई नया नहीं है। खैर, चीन कितना भी प्रोपेगेंडा भूटान को लेकर करे, लेकिन दुनिया जानती है, ये सब हम जानते हैं कि भूटान से हमारे संबंध कितने मजबूत हैं। भारत ने भूटान को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 2400 करोड़ की मदद देने का फैसला किया है। यह फंड जो दूसरे देशों को दी जाने वाली भारत सरकार की जो मदद होती है उसमें सबसे बड़ी मदद है। ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं है। भारत ने भूटान से उसकी 5 वर्षीय योजना में मदद का वादा किया था। भूटान देश के इस दौरे में भारत ने इसे भी मंजूरी दे दी है। अच्छा, असम के कोकराझार से भूटान के गेलेपू और पश्चिम बंगाल के बरानहाट से भूटान के सामत्से के बीच रेल लिंक के प्रोजेक्ट पर दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें एक रेल लिंक बांग्लादेश को भी जोड़ेगा। असम के जो मेडिकल कॉलेजेस में हैं वहां पर भूटान के छात्रों के लिए सीटें बढ़ाने, स्किल डेवलपमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर भी दोनों देशों में सहमति बन गई है। यानी कि अब जो भूटान और भारत हैं ये कई सारे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करने वाले हैं। देखिए, अब चीन को इससे चिढ़ तो मची है, लेकिन उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन एक नई बात को लेकर हुई है। दरअसल भूटान के जो किंग हैं वो चाहते हैं कि भारत के बड़े औद्योगिक घराने जो हैं वो भूटान के SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट करें। यानी एक तरह से वो भारतीय कंपनीज को न्योता दे रहे हैं कि भाई आइए, हमारे यहाँ भूटान में आइए और हमारे यहाँ प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, जिससे हमारी इकोनॉमी भी ठीक हो, हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले। अब इसी प्लान के तहत भूटान के जो नरेश हैं, राजा हैं, वो मुंबई पहुंचे। कई उद्योगपतियों से उनकी यहाँ पर मुलाकात होनी है। लेकिन चीन को जो सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी है वो इस तस्वीर के आने से लगी है। अब ये तस्वीर क्या है? अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी और भूटान के किंग की मुलाकात हुई है। और अडानी ग्रुप किस तरह से चाइनीज़ पोर्ट्स के बराबर में अपना काम कर रहा है, इससे चाइना चिढ़ा हुआ है। तो गौतम अडानी ने अपने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी कि उन्होंने भूटान के किंग से मुलाकात की है। भूटान की जो हैप्पीनेस को लेकर किंग के जो विचार हैं उनसे वो बेहद प्रभावित हैं और अडानी ग्रुप बेहद उत्साहित है कि वो अपने पड़ोसियों में से एक हैप्पी और वार्म नेबर के साथ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करेगा। तो भूटान के किंग का जो ये इंडिया टूर है वो 8 दिनों का है और वो अभी जारी है। तो भारत ही नहीं, भूटान के अखबारों में भी दोनों देशों के बीच हुए इन समझौतों को बड़ी ही प्रमुखता से जगह दी गई है। भारत और भूटान के बीच ये गहरी दोस्ती कोई आज की दोस्ती नहीं है। सालों से दोनों देश एक दूसरे के साथ न केवल बॉर्डर साझा करते हैं, बल्कि विकास, कारोबार, संस्कृति और सुरक्षा के मुद्दों पर भी दोनों हमेशा साथ रहते हैं। भूटान के राजा का ये जो भारत दौरा है
वो भारत से उनकी दोस्ती की एक मिसाल है। लेकिन भारत और भूटान की दोस्ती, हमारे एक जो पड़ोसी है वो तो आपने पता ही है कि चीन को बड़ी चुभती है भाई, डोकलाम को नहीं भूलना चाहिए हमें। और उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि भाई भूटान या नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देश जो हैं वो भारत के साथ नज़दीकी बढ़ाएं। तो भारत की इन देशों के साथ दोस्ती के बीच चीन की कोशिश यही होती है कि वो हमेशा कोई ना कोई अड़ंगा डाले, कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे लगे कि नहीं यार, मतलब ठीक नहीं चल रहा है और भारत उनके लिए ठीक नहीं है। वो इस बार भी वही कर रहा है। भूटान के राजा इस साल अप्रैल में इंडिया आए थे, इसी साल आए थे, तब भी दोनों देशों के बीच कई करार हुए थे। आपको इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर दिखाता हूँ। ये खबर अप्रैल 2023 की है। लेकिन ठीक उसी समय चीन के इसी ग्लोबल न्यूज़ ने खबर छापी थी कि भारत जो है वो भूटान को ट्रैप कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीन की फ्रस्ट्रेशन कहां पहुंच चुकी है। खैर, अब आपको बताते हैं कि सिक्किम का जो ये बांध था चुंगथांग, वो टूटा क्यों। 3 और 4 अक्टूबर को तीस्ता बेसिन में बादल फटने की वजह से तबाही मच गई। फ्लैश फ्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि डैम इसे झेल नहीं पाया। आप अचानक आई इस बाढ़ के पानी के दबाव को ऐसे समझ सकते हैं कि ये पानी तिस्ता हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर से बह रहा था। और एक बात और समझने की ज़रूरत है, कुदरत की ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता, चाहे आप कुछ भी बना लें, कितना भी मजबूत कर लें। नेचर की फोर्स का मुकाबला नहीं है, प्रकृति से कोई बड़ा नहीं होता। तो जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो इंसान का बनाया बड़े से बड़ा और मजबूत से मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी तिनकों की तरह बह जाता है। और हाँ, इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी मैटर करती है और इसकी जांच होनी चाहिए, और जो हो भी रही है। सिक्किम के सीएम ने भी सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन की बात कही है। तो अगर सवाल इंडियन कंस्ट्रक्शन एबिलिटी पर उठेंगे तो जाहिर सी बात है कि चीन अपनी फजीहत खुद करवाएगा, क्योंकि भारत में एक से एक सुपर स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन एबिलिटी पर पूरी दुनिया को गर्व है और पूरी दुनिया मानती है। भारत में एक से बढ़कर एक मेगा डैम्स हैं। उत्तराखंड में बना टिहरी का डैम जो है वो दुनिया का 8वां सबसे बड़ा डैम है। या गुजरात में नर्मदा पर जो बना है सरदार सरोवर डैम, हिमाचल का भाखड़ा नांगल डैम, ओडिशा का हीराकुंड बांध। मतलब मैं लिस्ट लेकर बैठूं तो फिर ये लिस्ट बहुत लंबी चली जाएगी। इसके अलावा टनल प्रोजेक्ट्स, रेलवे ब्रिजेस समेत कई दूसरे कंस्ट्रक्शन में भी भारत दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। पर चीन को यह सब नहीं दिखेगा, क्योंकि उसे प्रोपेगेंडा जो करना है, उसे तो अपने कारनामे भी याद नहीं आते। ऐसे में कोई बात नहीं, चीन को अपने कारनामे याद नहीं आ रहे हैं और ऐसा प्रोपेगेंडा करोगे तो भाई प्रोपेगेंडा काउंटर करने के लिए मैं बैठा हूं। तो ये टूटा हुआ ब्रिज याद है आपको कि नहीं? अगर नहीं याद है तो बता देता हूं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ये ब्रिज था। पुल किसने बनाया था? तो जी चीन ने बनाया था। बाढ़ आई तो कागज की तरह बह गया था ये पुल। टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकायदा इसका वीडियो भी दिखाया गया था। अच्छा, और कीनिया में गिरे इस ब्रिज के बारे में तो चीन भूल ही गया होगा। सीएनएन ने रिपोर्ट की थी जुलाई 2017 में 12 मिलियन डॉलर की लागत से बना ये पुल गिर गया था। और बनाया किसने था? तो जी चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। पर गोबर टाइम्स को ये नहीं दिखेगा। वैसे तो बेइज्जती करने के लिए मेरे पास लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन चूंकि टाइम का भी वो है तो मेन बता देता हूं। और चीन अपने यहां भी ऐसे ही काम करता है। चीनी न्यूज एजेंसी CGTN की इस खबर को देखिए, अक्टूबर 2019 की है। पुल गिर गया, 3 लोगों की जान चली गई, 2 घायल हो गए, लेकिन सवाल वो दूसरों पर उठाएगा। अभी इसी साल जुलाई में स्कूल में जिम की छत गिर गई, 11 लोग मारे गए, लेकिन यहां पर चीन को अपनी काबिलियत पर जरा भी शक नहीं होगा। पर हां, भारत पर जरूर उंगली उठाएगा। तो अपने यहां की चीजें उसको दिखती नहीं है, दूसरों पर उंगली उठाने की उसकी पुरानी आदत है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चीनी सरकार के भूपू ग्लोबल टाइम्स को चाहिए कि प्रोपेगेंडा कम फैलाए और हकीकत पर ज्यादा फोकस करे। पर आपको तो पता ही है कि गोबर टाइम्स है, वो करेगा नहीं ऐसा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी है, जिसके बाद अरब वर्ल्ड में इजराइल और इजरायली प्रोडक्ट्स के बायकॉट की आवाजें लंबे टाइम से उठ रही हैं। हर तरफ सोशल मीडिया से लेकर हर जगह भरा हुआ है, ये बायकॉट करो, यहूदियों को बायकॉट करो, उनके सामानों को बायकॉट करो। तो जी अब तुर्की से खबर आ रही है कि एक एक्शन लिया गया है। पॉलिटिको की इस खबर को देखिए। तुर्की के पार्लियामेंट में अब कोको कोला के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी देश में कोक के प्रोडक्ट पर बैन तो नहीं लगा, लेकिन बॉयकॉट शुरू हो गया है। यह बॉयकॉट कोक के साथ साथ नेस्ले के प्रोडक्ट के लिए भी है। तुर्की ने इन दोनों कंपनियों पर
इजराइल को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। और पीठ पीछे खबरें ये भी कही जाती हैं कि जी इनमें इजरायली पैसा लगा है, यहूदी इन कंपनियों के पीछे हैं, तो ये भी एक वजह है। तो अरब देशों में इजराइल के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार शुरू हो चुका है। लोगों ने फूड चेन मैकडोनल्ड्स, अमेरिकी कैफे, पूरा विडा, मियामी, पेप्सी, कोको कोला समेत कई जो ब्रांड्स हैं उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अच्छा, अब अरब कंट्री के साथ साथ ये एशिया में भी थोड़ा बहुत नजर आने लगा है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान में भी अमेरिकी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को इजराइल का सपोर्टर बताकर उन्हें बायकॉट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसके लिए बाकायदा लंबे चौड़े बड़े ज़बरदस्त तरीके के कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि जैसे ये बायकॉट करके वो इजराइल को हरा देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यानी अब मुस्लिम कंट्रीज अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान पहुंचाकर अमेरिका को इस बात के लिए मजबूर करना चाहती हैं कि भाई वो इजराइल को लड़ाई रोकने के लिए कहे। अच्छा, इसे यूं भी कह सकते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज ने इजराइल अमेरिका के खिलाफ एक ट्रेड वॉर छेड़ दी है। लेकिन सवाल यहां पर एक बहुत बड़ा ये है कि क्या ये ट्रेड वॉर कारगर साबित होगा। ये सवाल इसलिए कि इन्हीं मुस्लिम कंट्रीज में अभी भी लोग धड़ल्ले से अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, अमेरिकी फूड चेन में जाकर अपना मनपसंद खाना खा रहे हैं, और वो भी उस जगह से जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, यानी कि सऊदी अरब या मक्का। यकीन ना हो तो मक्का पहुंचे एक जायरीन का बनाया ये वीडियो ही देख लीजिए भाई। हम सब कह रहे हैं कि KFC को बॉयकॉट करो, मैकडोनल्ड को बॉयकॉट करो, पेप्सी थम्स अप को बॉयकॉट करो, वो सारे बॉयकॉट इसराइल प्रोडक्ट्स। लेकिन मैं अभी मस्जिद हरम में खड़ा हूँ, मक्का में, काबा शरीफ के बाहर जो मस्जिद है, मस्जिद हरम, उसके बाहर ये है KFC। यहाँ पे ये KFC है और यहाँ पे कोई गैर नहीं है, सारे के सारे मुस्लिम ही हैं। और KFC की लाइन मैं दिखा देता हूँ कि लोग कैसे शौक से खा रहे हैं खरीद के। ये सारी लाइन लगी हुई है पूरी की पूरी KFC में, सारे लोग खा रहे हैं। जो चीज़ यहाँ पे लोग चाहते हैं कि 1 मिनट का काम नहीं इन लोगों का बैन करना, लेकिन वो नहीं कर रही है सऊदी हुकूमत। क्यों नहीं कर रही, जरा इस बारे में सोचिए। मैकडोनल्ड्स वगैरह काफ़ी है, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे पेप्सी है, खाने वाला मुस्लिम। ये यहाँ पे KFC, एक बेचने वाले भी मुस्लिम, खाने वाले भी मुस्लिम, और जो लाइन लगी हुई मुस्लिम। यहाँ पे पेप्सी का बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी लोग खा रहे हैं, ये भी मुस्लिम पेप्सी पी रहे हैं। तो इस जायरीन ने दुनिया को हकीकत दिखला दी। जब मक्का में ही अमेरिकी कंपनी पेप्सी, मैकडोनल्ड्स, KFC चल रहे हैं और लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी जगह बायकॉट का दावा कितना सही होगा इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या इस बायकॉट का असर इजराइल के ऊपर पड़ेगा या अमेरिका जैसे देश के ऊपर पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। चले भाई, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत जो है वो दुनिया में डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्ट्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको पता होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही है, और मैं आपसे अगर ये कहूँ कि भाई इस लड़ाई में इंडियन रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे दर्शक जो हैं वो इस बात को जानते हैं कि भाई मेरी बात 100% सच है। आर्मेनिया ने इसी साल भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और दूसरे इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, और इससे पहले वो स्वाति रडार खरीद चुका है जो वेपन लोकेटिंग रडार्स हैं। तो ये जो लेटेस्ट वाले थे ये ईरान के रास्ते कहा जा रहा है कि जी आर्मेनिया पहुंच चुके हैं। ये डील $250 मिलियन की डील थी। जो पिनाका है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, यानी MBRLS है। शूट एंड डिसअपियर की टेक्निक पर काम करने वाले इस सिस्टम में एक साथ कई सारे रॉकेट्स फायर किए जा सकते हैं और 40 किलोमीटर दूर तक इन रॉकेट्स के जरिए अपने टारगेट पर निशाना लगाया जा सकता है। और ये पूरी तरह से दोस्तों मेड इन इंडिया वेपन है, ये हम सब जानते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पिनाका या पिनाक जो है वो भगवान शिव का धनुष, ये उसका नाम है। तो इसीलिए जो MBRLs हैं उनका नाम जो रखा गया पिनाका, वो भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। और जो लेटेस्ट इसमें जुड़ा है, चूंकि भगवान शिव के नाम पर रखा गया था, तो अब जो S-400 हमारे यहाँ लगा है उसको क्या रखा गया है, तो भगवान विष्णु के हथियार सुदर्शन चक्र के नाम पर। तो एयरफोर्स ने यह नाम रखा है सुदर्शन, जाहिर सी बात है सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन पिनाका के डील तो जी देखिए पुरानी बात हो गई। नई बात यह है कि अब इस रॉकेट लॉन्चर के बाद आर्मेनिया भारत से जेन एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदना चाह रहा है, और इसके लिए उसने हैदराबाद की जो जेन टेक्नोलॉजीज हैं उससे कांटेक्ट भी किया है। और बताया जा रहा है कि ये डील जो होगी वो 340 करोड़ की डील होगी।
इंडियन कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो ड्रोन को डिटेक्ट करने, उनकी पहचान करने, उन्हें ट्रैक करने, कम्युनिकेशन जैम कर ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और बड़ा अच्छा सिस्टम है। मतलब इसमें ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कई सारे मॉड्यूल्स हैं। इसमें पहला है RFDD यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी ड्रोन डिटेक्टर। जो दूसरा है वह है वीडियो बेस्ड ड्रोन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, जिसे VDIT कहते हैं। तो इसके ज़रिए ये आइडेंटिफाई करता है, उसको ट्रैक करता है। और इसका तीसरा है रडार, चौथा है डेटा फ्यूजन एंड कमांड सेंटर यानी DFCC, पांचवा है ड्रोन RF जैमर और छठा जो इसका पार्ट है वो है हार्ड किल। तो हार्ड किल में ड्रोन को काइनेटिक बेस्ड न्यूट्रलाइज किया जाता है और इसमें लगी गन जो है वो ड्रोन पर निशाना लगाकर उसे मार गिराती है। जबकि अगर ड्रोन को कैप्चर करना है तो ये टेक्निक उसमें भी कारगर है। इसमें नेट बेस्ड ड्रोन कैप्चर करने की फैसिलिटी भी मौजूद है जो उड़ते हुए ड्रोन को पकड़ सकती है। मतलब अगर वो करीब आ गए और रेंज में आ गए तो नेट के जरिए उसको पकड़ा जा सकता है। सिस्टम है। तो आपको बता दूं कि इस टेक्नोलॉजी को खुद इंडियन एयरफोर्स इस एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है और आने वाले टाइम में और भी जगहों पर आपको ये इस्तेमाल होता हुआ दिखेंगे। तो ये डील अगर कामयाब होती है तो इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट सेक्टर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीब 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है और इसको टारगेट बहुत जल्दी 30,000 करोड़ करने का है और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।